हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार्ट विद प्राउड में। आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने विभिन्न सोर्सों से इसके बारे में जान ही लिया होगा, लेकिन हम इस वीडियो में जो हमारा इसको प्रस्तुत करने का तरीका होगा, वे ऑफ प्रेजेंटेशन होगा, वो बहुत अलग होगा। क्योंकि हमने इस नीति को हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो पॉलिटी हो, जोड़ के प्रस्तुत किया है। तो आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों डिस्कस कर रहे हैं आप। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट के नाते इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वो यूपीएससी हो, कोई स्टेट पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम में चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे हो, तो ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें प्री और मेंस के लिहाज से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मेंस में अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित आंसर राइटिंग करना पड़े तो आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक इस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से समझ नहीं होगी। और अच्छे से समझ मतलब आपकी इस टॉपिक के बारे में बेसिक सब्जेक्ट के साथ जोड़ के इस टॉपिक के बारे में आपको समझ नहीं होगी तो आप मेंस आंसर राइटिंग में अच्छा नहीं लिख पाएंगे। मेंस आंसर राइटिंग के साथ साथ आप ऐसे राइटिंग में भी इसके बारे में अच्छे से ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए हमें ये टॉपिक जानना ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, तो आपको इसमें जो की पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कि आपको पूरे टॉपिक के बारे में समझ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन को कहीं से भी आ जाए इस टॉपिक से आप कर पाएँ। तो इस टॉपिक को देखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आप देश के जागरूक नागरिक हैं तो भी इस टॉपिक के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षा का हर एक व्यक्ति के जीवन में एक अहम रोल होता है। आज विश्व की जनसंख्या 7 अरब के आसपास है। तो इस 7 अरब जनसंख्या में जो भी सक्सेसफुल इंसान है तो वो बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ पाए हैं। साथ ही साथ अगर आप इस टॉपिक को जानते हैं तो आप दूसरे लोगों को भी एम्पावर कर सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। आप अपनी सोसाइटी में लोगों को बता सकते हैं। इसलिए भी आपको देखना ये वीडियो ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का इतिहास। आधुनिक शिक्षा, मैं यहाँ पे पुरातन शिक्षा के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आधुनिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे देश में आधुनिक शिक्षा का विकास को देखते हैं तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। आज़ादी के पहले, जिसको अंग्रेज़ों के द्वारा विकास हुआ, और दूसरा है आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के पहले जो आधुनिक शिक्षा है, इस समय अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश में, तो इनके द्वारा क्या कार्य किए गए। सर्वप्रथम अगर हम इसकी शुरुआत देखते हैं तो 1787 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में एक मदरसा कॉलेज की स्थापना की। ये कहीं ना कहीं आधुनिक शिक्षा के विकास में एक मील का पत्थर था। और इस कॉलेज में जो शिक्षा दी जाती थी वो अरबी और फारसी भाषा में दी जाती थी। फिर 1835 में मैकाले का घोषणा पत्र आता है जिसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को चुना जाता है और जो आंग्लविद और प्राच्यविद का विवाद था वो भी समाप्त हो जाता है। फिर 1854 में अंग्रेजों द्वारा वुड का घोषणा पत्र लाया जाता है जिसे हम शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा की संज्ञा देते हैं। फिर 1882 में हंटर आयोग आता है। इसका ध्यान सिर्फ प्राथमिक शिक्षा और जो माध्यमिक शिक्षा है उसके सुधार के लिए इसको गठित किया जाता है। साथ ही साथ वो जो वुड का घोषणा पत्र था उसमें जो घोषणाएं की गई थी तो उसकी जांच के लिए भी इस आयोग को बनाया जाता है। और इन टॉपिकों के बारे में मैं अभी विस्तार से चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले समय में इस पर हम अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो उस पर हम विस्तार से एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। फिर 1901 में रेले आयोग आता है। ये सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन है, उसके सुधार के संबंध में इस आयोग को गठित किया जाता है। फिर 1917 में सैडला विश्वविद्यालय आयोग आता है जो मुख्यतः जो कोलकाता विश्वविद्यालय था उस समय का, उसमें शिक्षा के सुधार के लिए इसको गठित किया जाता है। और इसी आयोग ने एक सिफारिश की थी जिसमें बोला गया था कि जो बैचलर की डिग्री है वो 3 वर्ष की होना चाहिए, जिसका प्रभाव हम वर्तमान तक देख सकते हैं 2020 तक, ठीक है। जिसको बदल के जो हमारी नई शिक्षा नीति है इसमें इसको बढ़ा के 4 वर्ष का प्रावधान किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रावधान जो 1917 में हुआ था जिसको हम 103 साल तक हम इसको चलाते आए हैं। अब क्यों चलाते आए हैं वो तो एक प्रश्न चिन्ह है, इस पर चिंतन किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं।
1929 में हार्डिंग कमेटी का गठन हुआ है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में प्राइमरी एजुकेशन को देखना था। फिर 1937 में गांधी जी के विचारों पर आधारित बुनियादी शिक्षा योजना लागू की गई, जिसका नाम वर्धा योजना है, जो मुख्यतः 3 बिंदुओं पर केंद्रित थी। इसमें गांधी जी ने बोला था कि सभी बच्चों को जिनकी आयु 7 वर्ष तक है, उनको जो शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए वो उनकी मातृभाषा में उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे वो अच्छी सी चीज़ों को समझ पाएँ। और इन्होंने एक बात और भी बोली, इन्होंने कहा कि सभी बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवसायिक ज्ञान भी देना जरूरी है, जिसको हमारी वर्तमान नई शिक्षा नीति में भी अपनाया गया है। और तो उन्होंने ये भी बोला कि टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, उसको भी हमें लगातार उसको भी ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको ट्रेन नहीं करते हैं तो वो बच्चों को नया नया जो ज्ञान आता रहता है, समय के साथ जो बदलाव होते रहते हैं समाज में, तो वो बच्चों को नहीं दे पाएगा। तो इसलिए टीचर ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। ये गांधी जी की वर्धा जो योजना थी उसमें बात की गई थी। अब हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए क्या प्रावधान हुए। आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया। इसी को हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, जिसका उद्देश्य जो हायर एजुकेशन उसमें सुधार की बात की गई थी। फिर 1952 में शिक्षा माध्यमिक आयोग या मुदालिक आयोग का गठन किया जाता है, जो शिक्षा के सुधार की बात करता है। फिर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन होता है। फिर 1964 में कोठारी आयोग का गठन होता है, और इसी के आधार पर हमारे देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आती है। और कोठारी आयोग था, इसने एक सिफारिश की थी जिसको 1968 की शिक्षा नीति में अपनाया नहीं गया। इन्होंने बोला था कि शिक्षा में हमारी जीडीपी के 6% को खर्च करना चाहिए, लेकिन इस सिफारिश को 1968 की शिक्षा नीति में अपनाया नहीं गया। ना इसको 1968 की शिक्षा नीति में अपनाया गया, ना 1986 की शिक्षा नीति में अपनाया गया। इसको फिर जाके 2020 की शिक्षा नीति में इस प्रावधान को अपनाया गया। तो 1920 की शिक्षा नीति में यह बोला गया है कि अब शिक्षा के क्षेत्र में जो खर्च होगा वो हमारी जीडीपी के 6% खर्च होगा। फिर दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आती है। फिर इसमें छोटे मोटे संशोधन किए जाते हैं 1992 में, और 1986 के बाद फिर सीधे 2016 में TSR सुब्रमण्यम कमेटी का गठित होती है। हमारी जो प्रेजेंट सरकार है वह एक नए आयोग का गठन करती है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर के कस्तूरी रंगन करते हैं, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। और यह आयोग मई 2019 में अपनी रिपोर्ट को सरकार को सौंपता है, और जुलाई 2020 में इस कमेटी के द्वारा जो सिफारिशें की गई थी उसको हमारी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी जाती है। अभी इसको हमारे कैबिनेट ने मंजूरी दी गई है। तो ऐसा नहीं कि ये कानून बन गया है। कानून बनने के लिए पहले इस विषय पे एक बिल लाया जाएगा संसद में, फिर इसको दोनों सदनों से पास किया जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। फिर बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, फिर जाके ये अधिनियम बनेगा। और फिर इससे संबंधित जो संस्थाएं बनाई गई हैं इस नीति में, तो वो संस्थाएं रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगी, और फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा, तब जाके ज़मीनी स्तर पर ये नीति उतरेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो इसको समझने के लिए मैंने 3 स्तंभों को डिसाइड किया है। पहला है स्कूली शिक्षा, दूसरा है उच्च शिक्षा, और तीसरा है अन्य सुधार। और आप अगर इस शिक्षा नीति को समझना चाहते हैं तो इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। प्री प्राइमरी एजुकेशन का क्या मतलब है? प्री प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है कि जो शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाती है, या यूकेजी एलकेजी में दी जाती है, या प्ले स्कूल में दी जाती है, तो उसको हम प्री प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं। फिर आता है प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन। इसमें क्लास 1 से 5 तक के बच्चे शामिल होते हैं। और फिर आता है उच्च माध्यमिक शिक्षा, इसी को हम अपर प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं। इसमें क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। और जो ये क्लासिफिकेशन है, मैंने ये क्लासिफिकेशन HRD मिनिस्ट्री की वेबसाइट से लिया है, जो कि अभी तक लागू था। फिर आता है माध्यमिक शिक्षा, जिसको सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं। इसमें क्लास 9th और 10th के बच्चों को शामिल किया जाता है। फिर आता है उच्च माध्यमिक शिक्षा, इसी को हम सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं, जिसमें
क्लास 11th और 12th के बच्चों को शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या है, इसमें क्लास 12th के बाद जो भी आप एजुकेशन ग्रहण करते हैं वो हायर एजुकेशन का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। स्कूली शिक्षा, पहले जो हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर हुआ करता था वो 10+2 के आधार पे था। अब जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, उसमें जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो 5 इयर्स, 3 इयर्स, 3 इयर्स और 4 इयर्स के उसमें स्ट्रक्चर को अपनाया गया है। अब जो पहला वाला 5 है, मतलब 5 वर्ष है, इसमें फाउंडेशन स्टेज को शामिल किया गया है, फाउंडेशन स्टेज। फिर जो अगला 3 वर्ष है, 3 वर्ष में प्रिपरेटरी स्टेज को संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और जो अगला 3 वर्ष है तो उसमें 3 वर्ष में मिडिल स्टेज को शामिल किया गया है, और जो अगले 4 वर्ष हैं उसमें सेकेंडरी स्टेज को शामिल किया गया है। अब इसमें आयु वर्ग के देखें किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल होंगे, तो जो फाउंडेशन स्टेज है तो इसमें 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चे शामिल होंगे, और जो प्रिपरेटरी स्टेज है इसमें 8 वर्ष से 11 वर्ष के आयु के बच्चे शामिल होंगे, और जो मिडिल स्टेज है तो मिडिल स्टेज में 11 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चे शामिल होंगे, और जो सेकेंडरी स्टेज है इसमें 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे शामिल होंगे। और अगर हम क्लास की बात करें, फाउंडेशन स्टेज को 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो जो यूकेजी, एलकेजी, जो प्ले स्कूल हैं वो इसमें शामिल होंगे। पहले जो 3 साल हैं इसमें आंगनबाड़ी भी इसी का हिस्सा होगी। 3 वर्ष से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी वो फंडामेंटल स्टेज के पहले 3 वर्ष में दी जाएगी। और अगले 2 सालों में क्या होगा, अगले 2 सालों में क्लास 1 के स्टूडेंट को शामिल किया गया है और 2 के, और फाउंडेशन स्टेज में शिक्षा कैसे दी जाएगी बच्चों को। इसमें खेल खेल में बच्चों को चीज़ें सिखाई जाएंगी, और उनको नई नई चित्रों की सहायता से उनको अच्छे से समझाया जाएगा ताकि वो चीज़ों का इमेजिनेशन कर पाएँ छोटे ही अवस्था से। फिर अगली जो स्टेज है वो है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होगा कि पहले तो इसमें जो क्लास 3 से क्लास 5 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा, और इसमें बच्चों को खोज संबंधी विषयों के बारे में अध्ययन कराया जाएगा, और जो इनकी स्टडी होगी वो एक इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी। तो ये प्रिपरेटरी स्टेज का हिस्सा होंगे। फिर आगे चलते हैं, मिडिल स्टेज में क्या होगा, तो मिडिल स्टेज में पहले तो क्लास 6 से 8 तक के बच्चे शामिल होंगे, और इसमें बच्चों को साइंस सब्जेक्ट से परिचित कराया जाएगा, मैथमेटिक्स के बारे में सिखाया जाएगा, और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बताया जाएगा, साथ ही साथ सोशल साइंस के सब्जेक्ट के बताया जाएगा, और ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो सेकेंडरी स्टेज आती है जिसमें क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा, और इसमें हम बच्चों को मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कराई जाएगी, जिसकी सहायता से बच्चे इस स्टेज में किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते। तो वही चीज़ आगे बोली गई है। और इसमें जो बच्चों को जो स्टडी कराया जाएगी वो क्रिटिकल थिंकिंग पे आधारित होगी, हर चीज़ों की बारीकी से अध्ययन कराया जाएगा इस स्टेज में। बाकी चीज़ों को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अभी तक की जो हमारी राष्ट्रीय नीति थी उसमें जो ये वाला है, ये फाउंडेशन स्टेज है, इसको शामिल नहीं किया गया था। अब जो हमारी नई शिक्षा नीति है इसमें इसको एक अलग आधार बनाया गया है इसके लिए, ताकि हम जो स्कूली शिक्षा है तो स्कूली शिक्षा में जो आंगनबाड़ी में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, और जो प्ले स्कूल हैं या फिर जो यूकेजी एलकेजी हैं, तो इसको भी स्कूली शिक्षा में अब शामिल किया गया है, जिसकी सहायता से क्या होगा कि इन बच्चों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, इनका पाठ्यक्रम निर्धारित होगा, और इनके जो सिलेबस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया जाएगा, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किए जाएंगे इस भाग को स्कूली शिक्षा में शामिल करने के बाद। तो चलिए आगे चलते हैं। 3 वर्ष से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पहल की शुरुआत की जाएगी, और इसकी व्यवस्था जो प्री एजुकेशन है, जिसके अंतर्गत जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, या फिर यूकेजी एलकेजी के बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, या फिर जो प्ले स्कूल हैं उनमें जो बच्चों की शिक्षा दी जाती है, तो वो इसमें शामिल होंगे। और जो ये हमें ये स्कीम बनाई है इसको लागू कौन करेगा, इसको क्रियान्वित कौन करेगा, निर्माण है वो 4 मंत्रालय मिलकर करेंगे, जिसमें आते हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका इस नई शिक्षा नीति में नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, और दूसरा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, चौथा है जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो ये चारों मिलकर इस
इस योजना का क्रियान्वयन करेंगे। बाकी के पॉइंट हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं पीछे की स्लाइड में, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है तो इसमें प्रावधान क्या किए गए हैं, तो इसमें ये बोला गया है कि वर्ष 2030 तक हम जो स्कूली शिक्षा है, ना कि जो उच्च शिक्षा है, स्कूली शिक्षा को बोला गया है कि इसमें हम 100% GER करेंगे। मतलब GER मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को मतलब होता है कि किसी निश्चित आयु वर्ग के कितने बच्चे हैं और उनमें से कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो इनका जो अनुपात होता है उसी को हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बोलते हैं। तो इसको हमें 2030 तक 100% करना है। तो मतलब जितने भी बच्चे हैं सभी की हमें स्कूल तक पहुंच निर्धारित करनी है। और ये स्कूली शिक्षा के लिए बोला गया है। स्कूली शिक्षा के लिए मतलब 3 वर्ष से जो 18 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनके लिए प्रावधान की बात की गई है। वहीं हम ये देखेंगे हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का जो लक्ष्य रखा गया है वो ये रखा गया है कि 2035 तक इसको हमें 50% तक करना है। वर्तमान में यह लगभग 26% के आसपास है। इसको हमें बढ़ाकर 2035 तक मतलब आने वाले 15 सालों में इसे 50% करना है। और हमें यहाँ पे ये भी सोचना होगा कि आज़ादी से अभी तक जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वो 26% हो पाया है हायर एजुकेशन में, और इसे आने वाले 15 वर्षों में हमें बढ़ाकर 50% करना है। तो ये हमारे लिए एक चुनौती का कार्य होगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार इसको पूरा करेगी, इस टारगेट को। और उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी, ये भी हमारी शिक्षा नीति में बोला गया है। और हमारी शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों के लिए बोला गया है कि 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्यधारा में लाया जाएगा। मतलब जो बच्चे शिक्षा से दूर हो गए हैं उन 2 करोड़ बच्चों को फिर से स्कूली शिक्षा दी जाएगी। ये स्ट्रक्चर को हम पहले की स्लाइडों में देख चुके हैं। हाँ, इसमें बोला गया है कि अब बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। शिक्षा नीति में ये बोला गया है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लास 6 से बच्चों को इंटर्नशिप और व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। मतलब उनको छोटे से ही स्किल्स किया जाएगा ताकि वह व्यावसायिक जो ज्ञान है उसको भी अर्जित करें और साथ साथ जो किताबी ज्ञान है उसको भी अर्जित करें। जैसा कि गांधी जी ने भी बोला था, जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जो उनका वर्धा योजना थी जो 1937 में आई हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि बच्चों को व्यावसायिक ज्ञान भी देना बहुत ज़रूरी है किताबी ज्ञान के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं जो ये बात हमारी शिक्षा नीति में शामिल की गई है, तो जो गांधी का विचार है उससे प्रभावित है। अगली बात बोली गई है, कम से कम 5वीं कक्षा तक जो पढ़ाई का माध्यम है वह मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। जैसा कि गांधी जी ने भी बोला था अपनी वर्धा योजना में, उन्होंने कहा था कि 7 वर्ष तक के सभी बच्चों को जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो उनकी मातृभाषा में होना चाहिए। तो ये भी विचार कहीं ना कहीं गांधी के जो विचार हैं उससे प्रभावित है। चलिए आगे चलते हैं। उच्च शिक्षा से संबंध में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या प्रावधान किए गए हैं इसको जान लेते हैं। 50% वाला ये तो अपन पहले की स्लाइड में जान चुके हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2035 तक 50% करना है, जो फिलहाल में 26% के आसपास है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब नई शिक्षा नीति में जो हायर एजुकेशन है उसके संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। इसमें बोला गया है कि जैसा कि स्कूली शिक्षा में भी बोला गया था कि विषयों की लचीलापन लाया जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति जैसे मान लो कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो अब साथ साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट को भी ले सकता है, तो अब उसकी चॉइस होगी। अब ये बाध्यता नहीं होगी कि आप साइंस स्ट्रीम या इंजीनियरिंग लिए हुए हैं तो सिर्फ आपको इंजीनियरिंग के ही सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, आप दूसरे सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं। तो ये उच्च शिक्षा में भी प्रावधान किया गया है। और अब हायर एजुकेशन में एकाधिक प्रवेश और निकासी की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में मतलब 1 साल अध्ययन करता है तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति 2 साल अध्ययन करता है तो उसे डिप्लोमा दे दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 3 साल अध्ययन करता है तो उसको बैचलर की डिग्री दी जाएगी, जैसा कि वर्तमान में भी दी जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 4 साल का अध्ययन करता है तो उसे रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री दी जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति बीच में पढ़ाई छोड़ता है, मान लो 1 साल के बाद उस पढ़ाई छोड़ दी, तो वह अपना जो सर्टिफिकेट है इसको दिखा के आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है कभी भी। तो ये बहुत अच्छा प्रावधान हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया है। आप इसी चीज़ को हिंदी में पढ़ सकते हैं, जो मैंने बोला वही चीज़ लिखी हुई है सेम।
तो चलिए आगे के पॉइंट को अपनी डिस्कस करते हैं। और इस शिक्षा नीति में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। अब ये क्या काम करेगी? ये हमारे देश में R&D को बढ़ावा देगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाएगी, जिससे हमारे जो देश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको बढ़ाने में हमें सहायता होगी। अभी हम देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में हमारा स्थान बहुत पीछे है, तो कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देने के लिए ये एक संस्थान की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट है कि 15 वर्षों में चरणबद्ध स्वायत्तता के साथ महाविद्यालयों के चरणबद्ध किया जाएगा, मतलब इनको स्वायत्तता दी जाएगी। इसका मतलब क्या है? महाविद्यालय पहली चीज़ होते क्या है? महाविद्यालय वो होते हैं जो पहले तो कोई यूनिवर्सिटी होती है, मान लें कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसके साथ छोटे छोटे मतलब कॉलेज हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो इन्हीं जो जुड़े हुए जो कॉलेज होते हैं इन्हीं को हम महाविद्यालय बोलते हैं। तो अब जो नई शिक्षा नीति आई हुई है तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो ये महाविद्यालय हैं तो अगले 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से इनको स्वायत्तता दी जाएगी। अभी क्या होता है कि जो ये महाविद्यालय होते हैं तो इनको जो मेन कैंपस होता है तो उससे लगातार गाइड किया जाता है, तो ये स्वायत्त नहीं होते हैं, ये बंधे होते हैं कहीं ना कहीं जो मेन संस्था होती है उससे। तो अब इनको स्वायत्त किया जाएगा जिससे ये अपने डिसीजन मेकिंग में अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे और जो शिक्षा का स्तर है उसको अपने ज़मीनी स्तर पर देख के अच्छे से सुधार कर पाएंगे। और नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी फोरम की स्थापना की भी बात की गई। ये संस्था क्या काम करेगी? ये शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों को बढ़ावा देगी, चाहे वो शिक्षा का सब तक पहुंच हो ऑनलाइन माध्यम से, और शिक्षा के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें हम तकनीक का उपयोग कैसे कर सकते हैं तो उससे संबंध में ये संस्था सुझाव देगी। 2020 की पॉलिसी में वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना की बात की गई है। और साथ ही पाली, फारसी, प्राकृत भाषाओं के लिए एक अलग संस्थान की बनाने की बात बोली गई है। और साथ ही भारतीय अनुवाद संस्थान की स्थापना की भी बात बोली गई है, जो विभिन्न भाषाओं में कोर्स होते हैं उसको ट्रांसलेट करने का काम करेगी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, जैसा हमने पहले की स्लाइड में पढ़ा कि जो राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच है मतलब नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है, तो ये क्या काम करेगी? जैसे हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, तो यह है डिजिटल इंडिया कैंपेन, एजुकेशन प्लानिंग, टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट, एडमिशन एंड मैनेजमेंट, रेगुलेशन थ्रू पब्लिक डिस्क्लोजर आदि क्षेत्रों में तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सुझाव देगी। चलिए आगे चलते हैं। इस पॉइंट को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो ये रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस शिक्षा नीति में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात बोली गई। ये क्या होता है? इसका आशय क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अब प्रत्येक कोर्स के लिए अगर हम 1 साल कोर्स करते हैं, 2 साल करते हैं, 3 साल करते हैं, तो हर कोर्स को कुछ क्रेडिट दे दिए जाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए आपने 1 साल की पढ़ाई की तो आपको एक निश्चित क्रेडिट दे दिया जाएगा, मान लीजिए 10 क्रेडिट है वो आपको दे दिया जाएगा। और आप अब इसके बाद आप पढ़ाई छोड़ते हैं, तो पढ़ाई छोड़ते हैं तो ये 10 जो क्रेडिट है आपका बरहमेश आपके साथ रहेगा। आप फिर कभी भी आगे से अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये ऐसा माना जाएगा कि ये 10 क्रेडिट है आपके पास है, अब आप आगे की पढ़ाई चालू कर सकते हैं। तो जो भी आप पढ़ाई करेंगे वो इसमें ऐड होता चला जाएगा, ठीक है, वो इसमें ऐड होता चला जाएगा। तो इसका आशय यही है जो मैंने आपको अभी समझाया। और नई शिक्षा नीति में एमफिल कार्यक्रम की समाप्त कर दिया जाएगा। अब एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया, इसका मतलब क्या है? अभी क्या है कि मान लो किसी को पीएचडी की डिग्री चाहिए है, मान लो कोई पीएचडी करना चाहता है तो उसको निम्न चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसे भाई अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है उसको करना पड़ेगा, यूजी को करना पड़ेगा, फिर पीजी को करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद बीच में एमफिल आता था, एमफिल की डिग्री उसे लेनी पड़ती थी, जिससे क्या हो रहा था कि जो पीएचडी जिस भी व्यक्ति को चाहिए होती थी पीएचडी की डिग्री, उसमें समय है वो बहुत ज़्यादा लग जाता था इस स्टेप के कारण। तो सरकार ने क्या किया है, अब इस स्टेप को ख़त्म कर दिया है। अगर आप यूजी कर रहे हैं फिर उसके बाद पीजी कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट आपको कुछ समय के बाद पीएचडी की डिग्री दे दी जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर पाएंगे। अब पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर पाएंगे मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसर्च है, पीएचडी में लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो देश में जो रिसर्च का माहौल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसमें भी ग्रोथ होगी,
ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इस स्लाइड को हम पीछे ही डिस्कस कर चुके हैं। अन्य सुधार, ये हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 को समझने का आखिरी स्तंभ है। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि भारत में अब चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एपेक्स बॉडी का निर्माण किया जाएगा, जिसको भारत उच्च शिक्षा आयोग या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बोला गया है। अभी बना कैसे है, अभी जो हमारी संस्थाएं हैं जैसे यूजीसी हो गया या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हो गया, तो इनको मर्ज करके अब ये संस्था बना दी गई है। बस इसमें जो कानूनी शिक्षा से संबंधित जो संस्थाएं हैं और मेडिकल से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनको नहीं जोड़ा गया है, बाकियों को मर्ज करके एक संस्था बना दी गई है जिसका नाम है भारत उच्च शिक्षा आयोग। अब ये काम कैसे करेगा, इसको काम करने के लिए 4 सहायक संस्थाओं का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से यह संस्था काम करेगी। अब 4 संस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामकी परिषद, इसी को हम बोलते हैं नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जो शिक्षण संस्थान है उनका विनियमन करेगी। विनियमन मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, तो जो शिक्षण संस्थान है वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसकी ये देख रेख करेगी ये संस्था। अगली संस्था है सामान्य शिक्षा परिषद। ये क्या कार्य करेगी? ये मानक निर्धारित करेगी। मानक निर्धारित करेगी मतलब जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके संबंध में जो गाइडलाइंस हैं, क्या कैसे उन्हें काम करना है, कैसे उनके कोर्सेज डिज़ाइन करने हैं, उसके संबंध में जो रेगुलेशन है तो वो यह संस्था बनाएगी। वित्त पोषण से संबंधित इसका नाम है उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। यह जो सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं तो उनके वित्त पोषण की व्यवस्था करेगी कि किस संस्था को कितना वित्त पोषण चाहिए, कैसे उपलब्ध कराया जाए, ठीक है, तो वित्त पोषण की देखरेख करेगी। और चौथी संस्था है राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। यह क्या काम करेगी? ये हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग प्रदान करेगी, जिससे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धा हो सके, ठीक है, जिससे इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को ये जन्म देगी। आगे का जो पॉइंट है इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और देश में आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों के अनुरूप बहुविषयक शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह बात भी बोली गई है इस शिक्षा नीति में। तो इसका मतलब क्या है? वही जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लो कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उस साथ साथ वो आप आर्ट्स के भी सब्जेक्ट ले सकता है और ह्यूमैनिटीज़ के भी सब्जेक्ट को ले सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार किए गए हैं? अब शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया को पालन किया जाएगा और समय समय पर जो कार्य प्रदर्शन के आकलन के आधार पर जो प्रमोशन होता है वो होगा। और आपको याद होगा कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो 1937 का गांधी जी का जो वर्धा योजना थी उसमें भी एक बात बोली गई थी कि जो टीचर है को भी समय समय पर इसकी स्किल्स को इन्हेंस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों को ये उस चीज़ को आगे दे पाए। तो कहीं ना कहीं ये जो ये नियम है गांधी जी के वर्धा योजना से प्रभावित है। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास करेगी कि भाई जो टीचर हैं उनको कैसे पढ़ाना है स्कूल में, कैसे उन्हें बच्चों को समझाना है, और भी जो भी एक्टिविटीज़ हैं स्कूलों में होती हैं उसके संबंध में ये मानक निर्धारित करेगी 2022 तक। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की जाएगी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 मतलब 2021 तक अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है उसको तैयार किया जाएगा। और अब 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम जो डिग्री होगी वह 4 वर्षीय एकीकृत बीएड की डिग्री को अनिवार्य कर दिया जाएगा 2030 तक, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब भाई 2030 से जो बीएड की डिग्री होगी तो वो 4 वर्ष की हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आइए अब
यह देख लेते हैं कि हमारे संविधान में शिक्षा के संबंध में क्या प्रावधान है और यह हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कैसे जुड़ा हुआ है। वर्तमान में जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है और यह 1976 से पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था। 1976 में संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा इसको समवर्ती सूची में डाला गया। समवर्ती सूची में डाला गया इसका मतलब क्या है, अब इसके शिक्षा के संबंध में कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही बना सकते हैं। और वर्ष 2002 में संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। इसमें राज्य को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह सभी बच्चों को जब तक कि वह 6 वर्ष के आयु के नहीं हो जाते उनकी देखरेख और उनकी शिक्षा की व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी होगी। और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो इसमें भी स्कूली शिक्षा में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को इसमें शामिल किया गया, जो कि इससे पहले नहीं थे। कहीं ना कहीं इसको जो मार्गदर्शन मिला है वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान से मिला हुआ है। चलिए तो आगे चलते हैं। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21(1) को जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 आयु वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य एवं निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी और यह जिम्मेदारी राज्य की होगी। और आपको जैसा कि पता होगा कि आर्टिकल 21A है, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है। साथ ही 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य में भी बदलाव किया गया और एक नया प्रावधान जोड़ा गया, जिसमें बोला गया कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होगी कि वह 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराएं। और इन्हीं प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लाया गया, जिसके तहत क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में व्यवस्था की गई है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित सभी शिक्षण संस्थानों में किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। और इसमें बात की गई है समानता की, मतलब सभी को समान अधिकार होगा प्रवेश के लिए। और जो हमारी नई शिक्षा नीति है इसमें ये बात बोली गई है कि सभी को शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच हो। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 31 क्लॉज 1 में व्यवस्था की गई है कि जो भी हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय हैं तो वो अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनके प्रशासन की देखरेख कर सकते हैं। सरकार इसमें दखल नहीं देगी। और आर्टिकल 31 क्लॉज 2 में व्यवस्था की गई है कि सरकार इन शिक्षण संस्थानों को सहायता के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, मतलब सभी शिक्षण संस्थानों को समान रूप से सहायता उपलब्ध कराएगी। अनुच्छेद 350 क्लॉज 1 में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकारी की जिम्मेदारी है कि भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यक बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर जो उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी उसका माध्यम उनका मातृभाषा रहेगी। ठीक है, तो ये व्यवस्था की गई हमारे संविधान में 350A में। और इसी को अनुसरण करते हुए सरकार ने कहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 5 तक के सभी बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी तो वो उनकी मातृभाषा में होगा। और मातृभाषा को क्लास 5 तक सीमित नहीं किया गया है, प्राथमिक से बढ़ाकर उसको माध्यमिक और हायर एजुकेशन में भी मातृभाषा में व्यवस्था का प्रावधान किया गया है इस नीति में। कहीं ना कहीं इस नीति को अनुच्छेद 350A से डायरेक्शन मिली हुई है। अनुच्छेद 343 क्या कहता है? यह बोलता है कि हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया जाएगा। और अनुच्छेद 351A बोलता है कि इसके विकास के लिए, किसके विकास के लिए? हिंदी के विकास के लिए विशेष परिवर्तन किए जाएंगे सरकार के द्वारा। इसी को ध्यान रखते हुए सरकार समय समय पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान करती रहती है। चलिए आगे चलते हैं। हम आज के अपने डिस्कशन को नेल्सन मंडेला के एक कोटेशन के साथ खत्म करेंगे, जिसमें उन्होंने बताया है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसकी सहायता से हम दुनिया को सही मायने में बदल सकते हैं, सकारात्मक रूप से। तो यही हमारे आज का डिस्कशन था। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो हम आगे भी लाते रहें तो आपको भी कुछ थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा, और सहयोग के रूप में आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना पड़ेगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे इसी प्रकार के वीडियो बनाने का। थैंक यू।